आज हम देखते हैं कि ईमेल स्कैम और फिशिंग क्या होता है। किसी को कोई आइडिया हो तो शेयर कर सकते हैं इसको लेकर के। जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये स्कैम या फिशिंग कोई आइडिया तो आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, जी, मैं सोच रहा था कि शायद कोई बताए, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस थोड़ा सा किया भी था। हाँ, बिल्कुल। ईमेल हमने बहुत स्कैम्स के सारी बारे में। हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, है ना? जी। अगर फिशिंग को लेके हाँ, कोई अगर शेयर तो कर सके हमारे जो बेनिफिशियरीज हैं। हाँ, मैं भी सर यही चाह रहा हूँ कि कोई हमारे बेनिफिशियरीज में से भी कुछ बोले तो हमें जरा इंटरेक्टिव हो जाती क्लास। मैं तो बता ही दूंगा। हाँ, फिर नहीं भी ठीक थोड़ा है। सा मैं हिंट दे देता हूँ। हाँ, मैं मतलब जी, नाम लिया, इसका मैं मतलब ये है थोड़ा कि सा हमारे पास जो बेनिफिशियरीज है वो शेयर करें। आपके यहाँ कोई शेयर करना चाहे या फिर पुष्पेंद्र या मीना या जी, अर्चना जी जो भी हैं, मैं सबका नाम तो मुझे नहीं याद है। हाँ, मैं जैसे कि लिस्ट में देख पा रहा हूँ हमारे पास, एक मिनट। अजय जी, आपके यहाँ से भी कोई शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं फिशिंग को लेकर के। हाँ, गुलाफशा एंड आबिदा, आपको आवाज आ रही है? आप अनम्यूट कर रहे हैं? फैजान भी हैं, फैजान अहमद, गुलाफशा, आबिदा। जी सर, अकबर सर आ रही है आवाज। जी, आप थोड़ा सा शेयर करो इसके बारे में। आप लास्ट क्लास में भी शायद होंगे, ईमेल स्कैम और फिशिंग के बारे में। जो भी आपको पता है उसके बारे में बताओ सर को। ईमेल स्कैम सर एक ऐसा स्कैम होता है कि मतलब आपके पास जो बार बार मेल्स आती हैं बहुत सारे, जैसे कि लाइक किसी भी जैसे आपका ये पेटीएम चल रहा था तो पेटीएम के नाम से भी मेल्स आए बहुत सारे लोगों के पास। वो पेटीएम की जगह पीटीएम लिख के आ रहा था, पता नहीं चल रहा था कि ये पेटीएम से है या फ्रॉड है। बहुत से लोगों ने उसको खोल लिया है। खोलने के बाद आपका मोबाइल जो है रिमोट बन जाता है, रिमोट यूजर बन जाता है, उनके कंट्रोल में पहुंच जाता है सारी चीजें। फिर वो हमारे मोबाइल को खुद यूज करते हैं। जब तक हम उसका एक रूल्स यही है कि जब तक अपने मोबाइल का नेट डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो हमारे मोबाइल को ऑपरेट करते रहेंगे। वो रिमोट डेस्कटॉप पे ले लेते हैं हमारे मोबाइल को या हमारे लैपटॉप को, किसी भी चीज को सर वो इस चीज पे ले लेते हैं। उसे स्कैम बोलते हैं, क्योंकि आजकल ईमेल से स्कैम बहुत ज्यादा चल रहा है। अकाउंट ओपनिंग करने के लिए मैसेज आता है कि आपका जीरो बैलेंस अकाउंट खुल रहा है कोटक महिंद्रा के नाम से, किसी भी नाम से वो देते हैं, जिसमें वो आपसे पूरी डिटेल ले लेते हैं, आधार नंबर, आपका बहुत सारी चीज की डिटेल्स ले लेते हैं वो आपसे, जिसकी बिहाफ पर वो आपका मोबाइल को ऑपरेट कर लेते हैं। फिर रिमोट डेस्कटॉप पर ले लेते हैं उससे। लिंक आता है, आप क्लिक कर देते हो तो मोबाइल आपका डेस्कटॉप पे चले जाता है, आपका मोबाइल का डेटा सारा निकल जाता है। लाइक इसी तरीके से सर पूरा वो चलता है। आवाज आ रही है? और फिशिंग को लेकर के कोई शेयर कर सकते हैं कि फिशिंग क्या होता है, कैसे आता है ये। सॉरी हमने सर। ये सारी हमने ये सारी बातें ऊपर पढ़ा है, हमने चर्चा किया है इस चीज को लेकर के कि फिशिंग क्या है। सर कोई और मैंने शेयर करना चाहे फिशिंग को लेकर के। जी मैंने फिशिंग के बारे में सर मैंने नॉलेज नहीं, मैंने भी सुना नहीं उसके। अच्छा, जिसको भी किसी को भी आप नहीं, कोई भी अगर कोई शेयर करना चाहे फिशिंग को लेकर के। सर फिशिंग जैसे अभी फैजान ने अपने एग्जांपल्स में बताया है कि हमारे पास कुछ ऐसे मेल्स आ जाते हैं जिसमें वो डिटेल्स मांगते हैं हमसे। तो उन डिटेल्स को अगर हम फिल्स कर देते हैं अपने सारी डिटेल अगर वहां दे देते हैं, तो वो उन डिटेल्स का मिसयूज करके और हमारी उससे मतलब आईडी से उसका मिसयूज करते हैं। आगे जैसे फैजान ने बताया कि उसका रिमोट डेस्कटॉप बना लेते हैं या फिर आपके अकाउंट में पहुंच जाते हैं, कुछ भी हैक कर सकते हैं। तो इसी टाइप से फिशिंग होती है। आपको फ्रॉड मैसेजेस आते हैं, फ्रॉड आपके पास ईमेल्स पहुंचते हैं और उसके जरिए से आपका अकाउंट हैक कर लिया जाता है, आपका बैलेंस निकाल लिया जाता है, आपका जीमेल एड्रेस भी हैक कर सकते हैं। तो उसको ही सर एक छोटे से वर्ड्स में हम फिशिंग बोलते हैं। बहुत बढ़िया। फिशिंग काम कैसे करता है? हेलो सर फिशिंग में स्कैम और फिशिंग इसमें ये है कि सर जैसे कि हमें डिजाइन मेल भेजा जाता है। मेल भेजेंगे तो मेल के अंदर क्या है कि लिंक वगैरह भेजेंगे, तो लिंक पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो हमारी डिटेल्स वगैरह मांगते हैं। और मेल भी इस तरीके से भेजेंगे वो लोग कि जैसे कि मेल को मतलब डिजाइन करके भेजेंगे पूरी तरीके से, जैसे कि आईसीआईसी बैंक का है या फिर किसी कंपनी का है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का है, उसी तरीके से लिंक को डिजाइन करके भेजेंगे वो लोग।
सर एक तरीका और है, जैसे चांद बता रहे थे, तो जैसे हम कोई अनचाहा ईमेल्स आता है तो वो क्या होता है सर, उस पर लिंक, जैसे ही हम मान लो कोई लिंक है तो उस पर क्लिक किया हमने, तो उनमें वायरस अटैच होते हैं सर। जैसे ही हमने लिंक पे क्लिक किया तो वो हमारे लैपटॉप या जो भी डेस्कटॉप है हमारे, वो प्रवेश कर जाता है, और जो भी सारा कंट्रोल रहता है, जैसे मान लो डाटा चोरी करना या जो वायरस का काम रहता है, वो फिर उनके कंट्रोल में हो जाता है। ठीक है, अगला स्लाइड है कि कैसे पता लगाएं कि यह फिशिंग ईमेल है। ये कैसे पता चलेगा कि ये फिशिंग ईमेल है या जनरल ईमेल है, ये भी हमने चर्चा किया है। कोई और शेयर कर सकते हैं कि ये हम सर हमें जैसे कैसे? जनरल तो हम सभी जानते हैं, जैसे मान लीजिए आपने मुझे मेल किया तो मैं आपके मेल को चेक करूंगा जरूर, ठीक है। लेकिन जो लॉटरी संबंधित या ऐसे आते हैं ना, तो सर वो फिशिंग वाले मेल मेल होते हैं। हाँ, ये एक तरीका है, सर जैसे और आपने, तरीका है बहुत सारे, कि कैसे जी हमें जी, पता जैसे लगेगा कि ये आपने फिशिंग एग्जाम्पल ईमेल है। दिया था कमलेश सर, जैसे आपने उस दिन एग्जाम्पल दिया था कि एसबीआई की तरफ से मेल आएगा, तो उसमें एसबीआई डॉट मतलब ऐसे नहीं आएगा कि SBI@gmail.com, क्योंकि एसबीआई की जो अपनी वेबसाइट है, एसबीआई अपनी वेबसाइट से ही मेल करता है। एसबीआई ऐसे जीमेल बना के कभी भी मेल नहीं करता है। तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एसबीआई का मैसेज नहीं है, ये एसबीआई की किसी ने फ्रॉड नाम आईडी बनाकर और फिर हमें मैसेज किया है, मतलब बहुत मेल किया। बढ़िया। हाँ, ऐसे क्योंकि वो जो सेंडर का जो आईडी होता है ना, वो आईडी को अगर हम गौर करें, अगर आईडी को हम गौर करें तो हमें पता चल जाएगा कि ये फ्रॉड मेल है, फर्जरी मेल है। ठीक है, अगर हम गौर करें तो कुछ ऐसा उटपटांग लिखा हुआ रहता है कि पता चल जाता है कि ये कहाँ से आया हुआ है, कोई मेरा अपना है या कहीं दूर का है, वो पता चल जाता है। ये न्यूज आया हुआ था कि 2.05 लाख करोड़ फ्रॉड इन 11 ईयर्स, मैक्सिमम आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक के माध्यम से। मतलब इन लोगों का नाम लेकर के 2.05 लाख करोड़ का फ्रॉड हुआ है पिछले 11 साल में। हम सोच सकते हैं कि कितने फर्जरी होता है। ओवर 50% इंडियंस फेल रे टू डिस्काउंट स्कैम्स, मतलब आते हैं ना बहुत सारे मेल कि आपको ये डिस्काउंट दिया जा रहा है, वो डिस्काउंट दिया जा रहा है, इस साइट से आप परचेज कर लो, या फिर मतलब हम आपको कहीं हॉलीडे सीजन में कहीं आप टूर के लिए जा रहे हैं, वहां पे ये डिस्काउंट दिया जाएगा, वो डिस्काउंट दिया जाएगा, और हम लोग कहीं ना कहीं इसको पेमेंट कर देते हैं। इंडियन जो है ना, इसी लोभ में 50% इंडियंस के साथ कुछ न कुछ इस तरह की घटना हो चुका है। ये आईसीआईसीआई का फिशिंग स्कैम मेल है। अगर हम इसको देखेंगे तो ये भी पता चलेगा हमें कि किसका मोबाइल से फिर कोई प्रॉब्लम हो रहा है। ये भी एक फिशिंग मेल आया हुआ है किसी को। स्लाइड स्क्रैच हो रहा है कमलेश जी, इसको रिमूव कीजिए। चांद को बोलिए रिमूव करेगा कमलेश चांद जी। ये कौन है? सर कोई ये रिया मैंने कबीर या कुछ है किया सर इसको? उनको, हाँ, रिमूव कर दिया सर उनको मैंने। ठीक है ठीक है। ये एक मेल है कोरोना वायरस सेफ्टी मेजर्स को लेकर के, ये भी स्कैम मेल है। डियर सर, गो थ्रू द अटैच्ड, मतलब अटैच कोई अटैचमेंट भेजा हुआ है, उसको बोल रहा है पढ़ने के लिए। ऐसे मेल को हमें अवॉइड करना चाहिए, ऐसे मेल को हमें नहीं पढ़ना चाहिए। एग्जाम्पल दिया हुआ है ये सब कि कैसे कैसे स्कैम या फिशिंग वाले मेल आते हैं। इसको पढ़ो तो दयाराम एक बार। पिछले हफ्ते कई होम बाउंड लोगों को एक आकर्षक ईमेल प्रस्ताव मिला। संपूर्ण लॉकडाउन अवधि के लिए मुफ्त नेटफ्लिक्स सदस्यता। उन सभी को क्लिक करना था और संग्रहण सर्वेक्षण को भरना था, और इसे 10 व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं को अग्रेसित करना था। जिन लोगों ने ऑफर लिया वे शायद इसे बर्बाद कर रहे हैं। ये एक घोटाला था, एक फिशिंग ईमेल जो उनकी निजी जानकारी को चुराने में सक्षम था। कोविड-19 के कारण दुनिया भर में अराजकता के साथ वायरस अब आभासी दुनिया में भी कहर बरपा रहा है। घोटालेबाज साइबर अपराधों के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ईमेल WHO, UN और ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जैसे विशेष स्वास्थ्य संगठनों से
तो ये जो हाँ, प्रसिद्ध स्वास्थ्य संगठनों से या यहाँ तक कि कॉर्पोरेट के साथ साथ वेबसाइटों, संदेशों और ऐप का उपयोग महत्वपूर्ण सूचनाओं को चुराने के लिए किया जा रहा है। मेरे पास भी एक ईमेल आया था, मैंने सबको भेजा था वो ईमेल, जिसमें रोलेक्स घड़ी मतलब दे रहा था। और जब वो उसको फिलअप करते फॉर्म, तो लास्ट में लिखा था कि आप या तो 5 ग्रुप में या 20 लोगों को ये भेजो। ठीक है, तो ये सारे ईमेल जो होते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी करने के लिए होता है। तो ये हम जैसे मान लो जो मैंने भेजा किसी को, तो वो अब ये सोच के कि कमलेश जी भेज रहे हैं तो इसको खोल के देख लूं कि ये क्या है, तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए, इमीडिएट उसको डिलीट कर देना चाहिए। अकबर मिला था वो, मैंने भेजा था शायद आपको भी, चांद को भी भेजा था। हाँ जी कमलेश जी, देखा था मैंने भी। सर आया था, हाँ, सर आया था, तो मैंने इसीलिए भेजा था कि देखें आप लोग क्या करते हैं उस चीज को लेकर के। बिल्कुल सर। ठीक है, तो और ऐसे एक और चीज कमलेश जी, हाँ। एक चीज और चली हुई है, मैंने देखा आजकल हमारे मेल पे आता है, स्वाति करके आएगा, फिर किसी लड़की का नाम होगा, उसके नीचे फिर कोई ना कोई जरूर खोल के देखेंगे कौन नोन है कि क्या है, किसका नाम है, किसी लड़की के नाम से मेल आ रहा है, और स्वाति करके लिख दिया, फिर रंजना करके लिख दिया, उसको ओपन करो तो फिर उनको किसी एड कंपनी का, या इट कैन दिस मच अमाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड, कैन बी क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, ये कैन बी करके रखा होता है। हाँ, आज बहुत सारी मतलब एडल्ट चीजें भी दिखलाने स्टार्ट कर देते हैं आजकल। फेसबुक पे भी दिख रहा है, फेसबुक पे भी दिख रहा है, कुछ ऐसे दिख जाते हैं जहां से मतलब क्लिक करने से कुछ और ही खुल जाता है। ये बहुत सारी चीजें है ना वो हो रहा है, जो कि एक घर में करना मुश्किल है, कोई भी साइट खोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है इन सब चीज को लेकर के, क्योंकि कोई ना हर कोई किसी ने अपना फैमिली के साथ रहता है। तो हमें बहुत ही केयरफुली किसी भी साइट को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी अटैचमेंट को हमें खोलना चाहिए, देखना चाहिए। क्योंकि मेल आते हैं कि जैसे ये आपको सामान फ्री में मिल रहा है, ये फ्री में ले लो, आप मेडिसिन खरीद लो, ये टेस्टिंग किट, कोविड-19 का टेस्टिंग किट दे रहे हैं फ्री में। हाँ जी सर, कई बार हम कुछ सर्च भी करते हैं ना, तो सर्च में भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज निकल जाती है अपने आप ही, जैसे कि नेट पे आप कुछ सर्च करते हैं अपने रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग, उसमें वो डेटा ना होके कुछ और ही डेटा होता है कई बार। हाँ, तो मतलब ये केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि मोबाइल जो है सिर्फ बड़े के पास नहीं है, छोटे के पास भी हम दे देते हैं कभी कभार की गेम खेल रहे हो, कुछ भी कर लो, हो सकता है वो कुछ और ही साइट खुल जाए। अब तो सर सब कुछ ऑनलाइन है, तो सब बच्चों के हाथ में रहता है, तो कई बार डर भी लगता है ना इस चीज से। हाँ, तो वो हमें थोड़ा सा केयरफुली रहना चाहिए इन सब चीजों को लेकर के, कि पता नहीं कोई फोन आए, कुछ भी बोल रहा है, ठीक है वो बात कर लिया, बच्चा उसको समझ में नहीं आया, उसने कोई जवाब दे दिया, ऐसा ठीक है, होता है ऐसा कि कोई एडवर्टाइजमेंट या किसी चीज के लिए जा रहा है, या मान लो आप नहीं हो घर में, बच्चे बड़े हैं जिनको ये सब चीजों की नॉलेज हो सकता है नहीं है, और वो कोई ओटीपी आया हुआ है, ओटीपी मांग रहे हैं, वो बच्चा ने दे दिया ओटीपी, हो सकता है बैंक ट्रांजैक्शन हो जाए। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए हमें, जितना हो सके हम प्रोटेक्ट करके रखें, अपने मोबाइल को भी पासवर्ड वगैरह डाल करके रखें। ये मैलवेयर है, मैलवेयर आपके मेल या बैंकिंग लॉगिन और पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड से संबंधित जानकारी तक पहुंच सकता है, या आपके टाइपिंग स्ट्रोक को ट्रैक कर सकता है और महत्वपूर्ण डेटा तक पहुंच सकता है। जब कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस मैलवेयर से संक्रमित हो जाता है, तो उपयोगकर्ता गोपनीय जानकारी या धन खो सकते हैं, क्योंकि मैलवेयर हमलावरों को दोनों तक पहुंचा देता है। क्योंकि अधिकांश लोग घर से काम कर रहे हैं और मोबाइल फोन पर अधिक समय का उपयोग कर रहे हैं, ऐसे में घोटालों की घटना बढ़ रही है, क्योंकि इनमें से कई उपकरण असुरक्षित है। रिमोट काम करना सुरक्षा टीमों के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि यह हमले की सतह से आकार को बढ़ाता है। यह उन सभी नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम के कारण है। मेनली मतलब ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आजकल वर्क फ्रॉम होम बहुत ज्यादा चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इंटरनेट पे डिपेंडेंसी लोगों की बढ़ गई है, और इस माध्यम से मैलवेयर वाले लिंक या वायरस वाले लिंक, ऐसे लिंक आते हैं जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, कुछ भी हो, लोगों को आजकल एक बहुत ही कॉमन मेल आ रहे हैं लोगों के पास, SMS आ रहे हैं कि आप मतलब वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, सप्ताह में 30,000, 40,000, 50,000 रुपये इनकम कर सकते हो, अब वर्क फ्रॉम होम करो। जब आप उनसे बात करोगे तो बोलेगा कुछ इतना पैसा आपको डिपॉजिट करना होगा, फिर आपको हम काम देना स्टार्ट कर देंगे और घर से आप काम कर सकते हो।
ऐसे भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे फ्रॉड हैं, लेकिन उसमें से मैक्सिमम फ्रॉड होते हैं। इसलिए हमें संभल करके इन सब चीजों पे को लेकर के आगे बढ़नी चाहिए। इन घोटालों को अनिवार्य रूप से उजागर करना, भय, जिज्ञासा और परिणाम स्वरूप कोविड-19 के बारे में ऑनलाइन खोज में वृद्धि है। मतलब हर किसी का उत्सुकता है कि कोविड-19 है क्या, उस पे बहुत सारे अपना इंफॉर्मेशन लेने के लिए गूगल पे सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। जनवरी की शुरुआत, ये पिछले साल की डेटा है, जनवरी की शुरुआत से 16,000 से अधिक नए कोरोना वायरस संबंधित डोमेन पंजीकृत किए गए हैं। संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले सप्ताह 6,000 से अधिक नए डोमेन पंजीकृत हैं। आप लोगों को पता होगा कि डोमेन क्या होता है। डोमेन मतलब एक वेबसाइट होस्ट करने के लिए डोमेन परचेज करना पड़ता है। तो ये कोविड-19 से रिलेटेड फ्रॉड करने के लिए अराउंड 16,000, पिछले साल की डाटा है ये, 16,000 से ज्यादा डोमेन रजिस्ट्रेशन किया गया है सिर्फ इसी के लिए कि कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से सब कमाई का जरिया बन जाए। इसीलिए इस डोमेन में 0.8% या 93 वेबसाइट दुर्भावनापूर्ण पाई गई। मतलब ये इलीगल पाए गए कुछ न कुछ इनकम करने के लिए, जबकि 19% या 2,200 से अधिक वेबसाइट को संदिग्ध पाया गया। कोरोना वायरस से संबंधित डोमेन दुर्भाग्यपूर्ण होने की संभावना 50% से अधिक है। कोविड-19 ऑनलाइन धोखाधड़ी का खतरा बढ़ रहा है। इससे क्या सावधानियां हम बरतें? जालसाजों का हौसला इस कदर बढ़ा हुआ है कि ये WHO, UN और ICMR जैसे स्वास्थ्य संगठनों के नाम पर भी ईमेल भेजने से परहेज नहीं कर रहे हैं। पिछले हफ्ते कई लोगों को एक लुभावना ईमेल मिला। ऑफर था लॉकडाउन में मुफ्त नेटफ्लिक्स, ये सब तो आते ही रहते हैं। मतलब ये समझिए कि अभी की केस में जो भी मेल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं या कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ भी आ रहा है, तो उसको बहुत ही सही तरीके से उसको हम पढ़ें, कहीं कोई गलत फहमी ना आ जाए और हम किसी झमेला में न फंस जाएं। इसको लेकर के उसको पढ़ें और किसी भी मैसेजेस को हम ऑथेंटिकेट करके उसके बाद किसी को फॉरवर्ड करें। मतलब सबको, मुझे भी मिल रहा है, आप लोगों को भी मिल रहा होगा कि कोविड-19 से रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए हैं। कोई सर्वे फॉर्म भेज रहा है कि इसको सर्वे करो कि आपके गांव में कितने कोविड केस हैं, कोई कुछ कितने लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं। इस तरह के सर्वे मेल वगैरह आ रहे हैं सर्वे करने के लिए। सारी चीजों को देखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कहीं ना कहीं हमारे साथ कोई घोटाला या कुछ भी हो सकता है। अब इनका ईमेल स्कैम करने का तरीका क्या होता है कि सूचनाओं की चोरी के लिए इनका तौर तरीका सरल होता है। क्विक हिल सिक्योरिटी लैब्स के डायरेक्टर हिमांशु दुबे कहते हैं, या तो मेल में अटैचमेंट और लिंक के जरिए डिवाइस में मैलवेयर भेजा जाता है, या फिर मोबाइल ऐप के रूप में रैंसमवेयर को सर्कुलेट किया जाता है। मैलवेयर आपके मेल या बैंकिंग लॉगिन और पासवर्ड के साथ क्रेडिट कार्ड से संबंधित जानकारी तक पहुंच सकता है, या आपके टाइपिंग स्ट्रोक को ट्रैक कर सकता है और महत्वपूर्ण डेटा तक पहुंच सकता है। जब कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस मैलवेयर से संक्रमित हो जाता है तो यूजर का जो गोपनीय जानकारी या पैसे का नुकसान उठा सकते हैं, क्योंकि मैलवेयर हमलावरों को दोनों तक पहुंच देता है। मैलवेयर भी लिंक से आता है, या फिर हम कहीं से कोई थर्ड पार्टी कोई भी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं मोबाइल में, उसके थ्रू आता है। जो रैंसमवेयर को सर्कुलेट किया जाता है, रैंसमवेयर भी वायरस कैटेगरी का ही है। मैलवेयर, रैंसमवेयर, ये सारे वायरस कैटेगरी के ही हैं। और इससे बचने का सबसे सरल उपाय है कि हम एक जेन्युइन एंटीवायरस एक्टिवेट करके अप टू डेट करके रखें मोबाइल या लैपटॉप, कंप्यूटर, किसी भी चीज में, जिससे कि वो कोई भी लिंक ऐसा उसको सस्पिशियस लगे तो उसको वहीं पे वो ब्लॉक कर सकते हैं। उसकी सेटिंग होती है, उसको अगर हम एक्टिव करके रखें तो वहीं पे उस चीज को ब्लॉक करके बहुत हद तक, ऐसा तो नहीं कि सारे वायरस या मैलवेयर से वो प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन बहुत हद तक हम सेफ रहते हैं।
क्योंकि अगर रोज डेवलप हो रही है तो सब एंटीवायरस सबको ब्लॉक भी नहीं कर सकता है, सारे मेलवेयर और वायरस को। क्यों बढ़ गया है खतरा? चूंकि ज्यादातर लोग घर से काम कर रहे हैं और मोबाइल फोन पर अधिक समय बिता रहे हैं। ऐसे में घोटालों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि इनमें से कई डिवाइस असुरक्षित हैं। एनटीटी इंडिया में डायरेक्टर सॉल्यूशन एंड कंसल्टिंग लक्ष्य राव कहते हैं, दूर दराज से काम करना सुरक्षा टीमों के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है। यह हमलावरों के लिए चीजों को आसान बनाता है। जो बातें इन फर्जीवारों को हवा दे रही है उनमें भय, जिज्ञासा और कोविड-19 के बारे में ऑनलाइन खोज प्रमुख है। चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में सिक्योरिटी इंजीनियर वेणुगोपाल एन कहते हैं कि जनवरी की शुरुआत से 16,000 से अधिक नए कोरोना वायरस संबंधी डोमेन पंजीकृत हुए हैं, जैसा कि पहले भी स्लाइड में ये दिया हुआ था। तो ये संख्या लगातार तेजी से बढ़ ही रही है। ये था मतलब आज का स्लाइड, क्योंकि आधी हमने उस दिन कर दिया था, आधी बाकी था, तो जिसको आज हमने किया है। अभी तक का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई ऐसी घटना हुई तो शेयर कर सकते हैं। सर ये एंटीवायरस होता है, ये भी एक टाइप का वायरस ही होता है ना सर? नहीं, ये एक तो बीमारी है जिसको वायरस बोलते हैं और दूसरी दवा है जिसको एंटीवायरस बोलते हैं। सर ये जो वायरस है, ये वायरस सिर्फ उसी को बोला जाता है ना जो हमारे सिस्टम को हैक करता है? सिर्फ हैक नहीं करता है, ऐसा नहीं है कि सारे वायरस हैक करते हैं। वायरस जो है आपके कंप्यूटर को, बहुत सारे तरह के वायरस होते हैं। कोई कंप्यूटर के डेटा को करप्ट करता है, कोई डेटा चोरी करता है, कोई आपके कंप्यूटर को किसी भी काम करने से रोकेगा, कोई वायरस आपके कंप्यूटर को स्टार्ट ही नहीं होने देगा। तो ये सारे वायरस हैं। कोई वायरस कंप्यूटर को स्लो कर देता है, आपके कोई काम किए ही नहीं, सारा स्पेस फुल हो जाएगा। ये सारे वायरस का काम है, आपको आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल को प्रॉब्लम क्रिएट करना। ओके सर। और जो एंटीवायरस सर? एंटीवायरस उसकी दवा है। तो अपने लैपटॉप, मोबाइल, किसी भी चीज को एक जेन्युइन एंटीवायरस खरीद करके उसी से इसको इंस्टॉल करके प्रॉपर कॉन्फ़िगर करके अपडेट करके रखना चाहिए। तो इन सब चीजों से काफी हद तक प्रोटेक्शन मिल जाता है हमें। थैंक यू सर। मेलवेयर के बारे में पूरा एक से अपना पीपीटी है पूरे। आगे है वो, ये तो स्लाइड दूसरा ही है अभी, वो आगे है, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल्स में सारा। अभी तो हमने सर टच किया है इन सब चीजों को। मेलवेयर के बारे में आगे पढ़ेंगे हम, और वायरस के बारे में भी आगे देखेंगे। कोई क्वेरी और कोई क्वेश्चन? किसी का भी कहीं से भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। सर, हाँ जी। जैसे कि आपने बोला इतने सारे फेक ईमेल्स आते हैं, तो हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन सा फेक है एंड कौन सा रियल है? देखो, मतलब अगर मेल की बात करें तो हम अगर गौर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये फेक है या क्या है, क्योंकि आपको मेल वही भेजेगा जो आपको जानता है और उसको आप भी जानते हैं। या फिर किसी ऑफिस में अगर आपने कांटेक्ट किया है और आपने बोला है कि मुझे मेल भेज दो, ये मेरा मेल आईडी है, तो वो भी आपको पता होगा। तो मेल जब आता है कोई भी चीज, और जो मेल को रेगुलर यूज करता है तो उसको पता होता है कि ये कौन सा मेल है, मेरे लिए सही है या गलत है। क्योंकि कुछ ना कुछ आप जब तक कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, आपको मेल को क्यों भेजेगा? आप मान लो किसी कंपनी को कांटेक्ट नहीं किया तो आपको ऑफर लेटर क्यों भेज देगा अपॉइंटमेंट ज्वाइन करने के लिए? आपने किसी बैंक को लोन के लिए अप्लाई नहीं किया तो आपको लोन कैसे कोई बैंक दे देगा फ्री में? आपने कहीं कोई लॉटरी नहीं खेली तो आपको लॉटरी कैसे मिल जाएगा? बिना खेले आपको करोड़ रुपए की लॉटरी लग रही है, ये कैसे होगा? हो सकता है? सर मैं रितु बोल रही हूँ सर, झज्जर से। हाँ रितु जी। सर जैसे अभी ना ये कुछ टाइम से ऐसे मैसेज आते हैं सर, जॉब फॉर होम 35,000 में सैमसंग कंपनी प्रोवाइड करवा रही है या फिर कोई और कंपनी प्रोवाइड करवा रही है सर, तो ये भी फेक है सर? क्योंकि मोस्टली जॉब फॉर होम आने लग गया अभी 1-2 साल से, मतलब ये कोरोना के टाइम से।
तो सर ये भी फेक होते हैं क्या? देखो, कोई भी कंपनी का अगर रेफरेंस दे रहा है वहां पे कि ये फलाने कंपनी आपको दे रहा है, तो उस कंपनी के वेबसाइट पे जाकर के उसको वेरीफाई कर लेना चाहिए कि सही में ये ऑफर है या नहीं है। कोई भी कंपनी जब भी कोई ऑफर देगा या किसी भी चीज देगा तो कहीं ना कहीं ऑथेंटिकेट करके रखेगा, या तो अपने साइट पे एडवर्टाइज कर रहा है या उनके कोई डिस्ट्रीब्यूटर है वहां उनको पता होगा। ये जब जी तक आप फुल प्रूफ नहीं हो जाओ तब तक इसको लेकर के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जी सर। लेकिन सर एक रिलेटिव हैं, उन्होंने ट्राई किया था, तो वो बोल रहे थे कि मेरा आधार कार्ड मांग रहे थे वो, और मुझसे बोला कि भाई कंपनी पता नहीं सर वो कौन सी थी, तो उन्होंने कहा कि आप अपना आधार कार्ड दे दीजिए और मुझे 3,000 रुपए दे दीजिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। तो ऐसा कुछ भी होता है सर? फिर लेकिन उन्होंने तो ट्राई नहीं किया क्योंकि आधार कार्ड भी फंस जाता और पैसे भी, तो इसलिए उन्होंने फिर वो बोले कि नहीं। वैसे उनका ऑफिस भी था सर, वो पता नहीं ऑफिस भी किस जगह था, मैंने इतना डिटेल नहीं पूछा उनसे, तो वो वहां पे ऑफिस में भी गए थे, वो भी जॉब फॉर होम के लिए ही था सर। हाँ देखो, अब सारे मैंने बताया, मुझे नहीं पता कि वो क्या था, लेकिन सारी कंपनी फर्जरी नहीं होता है। लेकिन हमें मतलब फूक फूक के कदम रखना चाहिए किसी भी चीज को लेकर के। अब वो 3,000 रुपया क्यों ले रहा था, कैश में ले रहा था या कैश में ले रहा था या चेक में ले रहा था, ये सारी चीजें गौर करके रखनी चाहिए। अगर वो कैश में ले रहा था तो हो सकता है इलीगल हो, अगर चेक में ले रहा था तो आपके पास कहीं ना कुछ मतलब प्रूफ होता कि आपने चेक में पेमेंट किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे, आप पहले भी सुने होंगे कि बहुत सारे बैंक खुलता है और बैंक बंद हो जाता है। 5 साल 6 साल 7 साल आपको बोलेगा कि मैं 2 साल में पैसा आपका दुगुना कर रहा हूँ, और आप फंस जाएंगे उस चक्कर में, और फिर बहुत सारे लोगों का पैसा गायब हो जाता है। तो थोड़ी सी संभल करके इन सब चीजों को लेकर के आगे बढ़नी चाहिए, पूरी पता करके प्रॉपर चीज इंफॉर्मेशन लेकर के। आजकल सबके वेबसाइट है, सारा कुछ है, सारी इंफॉर्मेशन लेकर के ही आगे बढ़नी चाहिए। 3,000 रुपये कम नहीं लेकिन होता है। सर अगर कोई जॉब के लिए अप्लाई करता है तो सर उनको रजिस्ट्रेशन के लिए पैसों की जरूरत थोड़ी ना होती है, वो तो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं ना ओनली। हाँ, डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, लेकिन जो कंसल्टेंट होते हैं वो हो सकता है कोई चार्ज करे, फी चार्ज करे अगर कंसल्टेंट होगा तो। ओके सर। बहुत सारी कंसल्टेंसी कंपनी होती है जो जॉब प्रोवाइड करवाते हैं, जी सर। तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ पैसे लेते हैं, लेकिन अब वो क्या था जो आप बता रहे हैं ये मेरे नॉलेज में नहीं है। लेकिन बहुत सारे कंसल्टेंसी कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के नाम पे पैसा लेते हैं। सर मैंने ना एक बार मोबाइल ऑर्डर किया था अमेज़न से, तो उसके बाद सर मेरे को कोई डिटेल नहीं थी उसकी, तो उसके बाद मेरे पास एक कॉल आया था। उन्होंने बोला कि अभी आप उसका है ना अमेज़न पे ना एक लॉटरी चल रही थी, तो और उसके बाद हाँ जी यही था कि लॉटरी चल रही थी, और उसने बोला कि आपने ना ये लॉटरी जीत लिया, आप फर्स्ट प्राइज मिला आपको, और आपको मारुति सुजुकी मिलेगी। आपको कार चाहिए कि आपको पैसे चाहिए? मैंने कही कि दोनों में से कोई भी ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे दे दो। फिर वो बोला कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 1,000 रुपए का। मैंने कही कि आपको पता है मेरे को इतने सारे पैसे मिलने वाले हैं, तो आप पहले ही मतलब आप अपनी तरफ से रजिस्ट्रेशन कर दो, जब पैसे मिल जाएंगे मैं आपको पैसे दे दूंगी। तो फिर उसने बोला कि नहीं मैम ये आपको ही करना पड़ेगा। और मैंने बोला कि आप ऑनलाइन कर दो पेमेंट, मैं बाद में आपको ऑनलाइन भेज दूंगी जब मेरे पास पेमेंट आ जाएगी। तो उसने फिर मना कर दिया, उसने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास भेज दी थी सर उसके रिगार्डिंग। उसको ये पता है कि मेरा अकाउंट अमेज़न पे यार मैंने क्या क्या चीजें परचेज की, उसको सब कुछ पता था। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपका पासवर्ड लीक हुआ होगा, इसीलिए उसको पता रहा होगा, या कहीं से न कहीं से ट्रैक किया होगा, इसीलिए उनको पता होगा। तो ये पता नहीं अमेज़न कोई लॉटरी देता भी कि नहीं देता है, ये मुझे। तो सर मैंने अमेज़न में कॉल करके पता कर लिया था, जिससे मैंने डिलीवरी ली थी ना सर, उसी से कॉल करके पता कर लिया। उसने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, उनके कस्टमर केयर नंबर तो है ही, उससे भी पता कर सकते हैं। कस्टमर केयर पे सर मैंने कॉल किया था, तभी मेरे को पता लग गया था कि ये फेक है जो भी है। पर मेरे को सर पहले ही पता लग गया था, क्योंकि ऐसे बिना कुछ करे ऐसे फेक लॉटरी पर पहले लगा था, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन पता थी ना, आपने ये मोबाइल दिया था, इतने में दिया था, सब कुछ पता था उसको। हाँ, यही अरे ऐसे ऐसे मेल आएंगे आपके पास कि रातों रात करोड़पति बना देंगे, बस आप उसको 20,000 रुपये दे दो। हाँ जी, तब मेरे को ना थोड़ा लग रहा था, पर मैंने उसको ना कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी और ना कुछ और दिया। बस इतना बोला कि अभी जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे, जब आपको पता है मेरे पास इतने पैसे आने वाले हैं, तो मैं आपको पैसे उसी से दे दूंगी। माना ही फिर उसने अपने आप ही फोन काट दिया था।
और सर कुछ ऐसा भी होता है कि अभी 1 मिनट किसी से बात कर लेते हैं तो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास चली जाती है। क्या बताइए एक बार। देखिए अगर कई बार किसी का कॉल आता है तो कहते हैं ना कि हमारे डेटा हैक कर लेते हैं, तो पूरी मतलब बैंक वगैरह की इंफॉर्मेशन वगैरह सब हैक कर लेते हैं वो। तो मतलब 1 मिनट हमें ट्रैक करने के लिए 1 मिनट या 2 मिनट हमें उनसे बात करनी होती है, तो वो हमें बातों में फंसा लेते हैं ताकि हम उनसे बात करते रहे और हमारा डेटा लीक हो जाए। हो सकता है, लेकिन क्या क्या टेक्नोलॉजी है, क्या क्या फर्जरी करने के लिए आजकल तरीके अपना रहे हैं पता नहीं। हो सकता है। और कोई क्वेश्चन किसी का, कोई शेयर करें अगर ऐसा कुछ है तो। कमलेश जी, एक जी चीज, मैम। ये ट्रू कॉलर के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? इसके बारे में जो काफी कुछ सुनने को मिल रहा है कि चाइनीज ऐप है, ये ट्रू कॉलर हम अपने फोन में रखते हैं तो हमारे फोन का सारा डेटा, सारी इंफॉर्मेशन दूसरे के पास पहुंच जाती है। ट्रू कॉलर के बारे में बताइए, कुछ जानकारी है तो। ट्रू कॉलर का मेरा उतना डेप्थ नहीं है और ट्रू कॉलर मैं यूज भी नहीं करता हूँ, लेकिन ट्रू कॉलर में एक चीज तो मुझे कोई बता रहा था कल कि कॉल जब आते हैं ना, कॉल आने से लगभग 2-4 सेकंड पहले ही ट्रू कॉलर दिखा देता है कि आपके मोबाइल पे ये आदमी फोन कर रहा है। ये फोन कर रहा है। ठीक है, मैं तो यूज नहीं करता हूँ ट्रू कॉलर को। हाँ, हम लोग करते हैं, बहुत टाइम से यूज करते हैं, बट तो ऐसा होता है कि कोई कॉल आपके पास अभी आ भी नहीं रहा है, लेकिन ट्रू कॉलर पहले दिखा देता है कि कॉल आ रहा है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल एटलीस्ट 2 मिनट या 3 मिनट पहले पता लग जाता है कि ये कॉल आने वाला है हमारे पास। 2-3 सेकंड पहले, 2-3 सेकंड पहले कोई बता रहा था, 2 मिनट नहीं, 2-3 सेकंड पहले बता रहा था कि ऐसा होता है। मैंने बहुत सालों नहीं यूज सर, करती हूँ ट्रू कॉलर। मेरे पास कॉल आता है ना सर, मुझे एटलीस्ट 1 मिनट पहले पता लग जाता है। तो मेरे ख्याल में देखिए, कोई भी अगर जैसे ट्रू कॉलर इंस्टॉल कर रहे हैं ना, तो उसमें वो बोलता है कि आपके कॉन्टैक्ट को मैं एक्सेस करूं कि नहीं करूं। बिल्कुल करता होगा। मैं मतलब जो भी है ना, ऐसे थर्ड पार्टी ऐप जो भी है, वो बिल्कुल आपसे परमिशन मांगेगा। जब आप परमिशन देंगे तभी आपके कॉन्टैक्ट वो एक्सेस कर पाएगा, नहीं तो कॉन्टैक्ट एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो वो उस तो समय सब कुछ इंफॉर्मेशन लेता है, आपकी लोकेशन, आपका सारा कुछ, सारी पूरी। हाँ, इन सब चीजों को अलाउ नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में, और हमेशा कैंसिल या डिनाई कर दें। और लोकेशन अपने मोबाइल पे कभी भी ऑन करके नहीं रखें जब तक जरूरी ना हो, या जब तक कोई देखो बैंकिंग ऐप जितने भी वो लोकेशन मांगते हैं, बाकी कोई भी लोकेशन मांग रहा है तो आप लोकेशन ऑन मत करो। लोकेशन हमेशा अपना ऑफ करके रखना चाहिए, नहीं तो वो हमारे बहुत सारे प्राइवेसी जो है ना, उसके माध्यम से पास हो जाते हैं। आप देखते होंगे फेसबुक में भी सेटिंग है कि आपका लोकेशन आप ऑन करना चाहते हो या क्या करना चाहते हो। बहुत मतलब फेसबुक में ये भी है कि आपके अगर कोई फ्रेंड नजदीक में है, जो आपके फ्रेंड लिस्ट में है, वो भी आपको दिखा देंगे कि आप नजदीक हैं या दूर हैं। तो इन सब फीचर्स को हम मेरे ख्याल में ऑन करके नहीं रखना चाहिए। वैसे अपने पे डिपेंड है, क्योंकि दुनिया काफी फैशनेबल हो चुका है, लेकिन जितनी प्राइवेसी हम बचा के रखें उतना बढ़िया है। क्योंकि फेसबुक जिस चीज के लिए, उस चीज को बहुत ही कम लोग यूज कर रहे हैं। मतलब इधर उधर चीजें शेयर करने में लग जाते हैं, अपने फोटो शेयर कर रहे हैं, अपने कहीं भी जा रहे हैं उसको शेयर कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं उसको शेयर कर रहे हैं। कोई भी प्रॉपर नॉलेज के लिए कोई चीज शेयर नहीं हो रहा है, बहुत कम चीजें हैं जो शेयर हो रही है उस पे। कल ही मेरी एक फ्रेंड का मेरे पास फोन आया और उन्होंने बोला कि मैंने अपना फोन नंबर बंद कर दिया है। अब आगरा में रहती है वो, और उन्होंने मेरे को बोला कि मैंने अपना फोन वोन सब बंद कर दिया है और फेसबुक बंद कर दिया है, दूसरा अकाउंट खोला है और अपना नंबर दूसरा शेयर किया मेरे साथ। तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? कह रही है तो मेरा 15-16 साल पुराना नंबर था, तब मैं बहुत परेशान हो गई थी, मुझे ये बंद करना पड़ा। देन शी टोल्ड मी कि कोई फॉरेनर थे, उनके हस्बैंड को किडनी का प्रॉब्लम था, तो उन्होंने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया था फॉरेन में, तो समहाउ कैसे वो फ्रेंड रिक्वेस्ट दे के और वो उनकी फ्रेंड लिस्ट में आ गया वो एक फॉरेनर। और वो उस फॉरेनर ने उनका पूरा फेसबुक प्रोफाइल से पता नहीं क्या क्या छेड़खानी करी और उल्टे सीधे फोटोग्राफ्स बना दिए उनके फोटोज के। तो वो इतना परेशान हो गई, वो उनको वापस कॉल करता था कि मैं आपके फोटोज को पूरे में फैला दूंगा और नहीं तो आप मुझे इतने लाख रुपए जमा करो, मेरे अकाउंट में जमा करो। और था भी वो न्यूजीलैंड में, तो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। तो फिर वो सीधा पुलिस के पास गई, उन्होंने कंप्लेंट करा, फिर उन्होंने बोला आप सारा कुछ बंद करो अपना।
पुराना वराना सब कुछ सब डिलीट किया उन्होंने। ये एग्जाम्पल उनके लिए है जो अपना फोटो कंटिन्यू अपलोड करते रहते हैं, क्योंकि फोटो कोई भी कुछ भी कर सकता है। अगर आप फोटो अपलोड कर रहे हैं तो आप सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है। ये एग्जाम्पल बहुत, मैम आपने सही एग्जाम्पल शेयर किया है। इससे मतलब हमें सीख लेनी चाहिए कि फेसबुक को कैसे इस्तेमाल करना है, फेसबुक को हम क्यों यूज कर रहे हैं। अगर जो ये फेसबुक का जो प्रोफाइल लॉक कर देते हैं लोग अपना, तो क्या उसके बाद भी, अच्छा वो तो फ्रेंड भी बन गया था ना, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के फ्रेंड भी आ गया था वो। हाँ, तभी प्रोफाइल लॉक करने के बाद भी जो फ्रेंड है वो तो अंदर छेड़खानी कर ही सकते हैं ना। हम सारी इंफॉर्मेशन डालें क्यों उसमें, फेसबुक में या किसी भी सोशल मीडिया पे हम सारी इंफॉर्मेशन डालें क्यों? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ही नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन डालने की जरूरत ही नहीं है। उस पे क्या जरूरत है? कौन सी वो मेरा थोड़ी ना कि लाइफ लाइन है कि हम उसको यूज नहीं करेंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते, ऐसा तो है नहीं। अगर हम सही काम के लिए यूज कर रहे हैं तो फिर ठीक है, जैसे हम कोई बिजनेस चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अपना फोटो हम क्यों डालें? हम मतलब दिखाना क्या चाह रहे हैं ये भी हमें सोचना है। हम फोटो क्यों डाल रहे हैं, डालने से पहले 10 बार सोचनी चाहिए हमें, इससे हमें क्या कोई फायदा होने वाला है या कुछ कोई भी इम्पैक्ट हो, उसके बाद ही हम डालें किसी चीज को, किसी भी पोस्ट को। हाँ जी, मुझे पूछना था कि इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप कौन बोल रहे हैं? सर मेघा। अच्छा, मैं एक ही चीज शेयर करना चाहूंगा, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, अगर कोई भी चीज हम शेयर कर रहे हैं, चाहे फोटो हो या कोई पोस्ट हम भेज रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा ये आप सोच लीजिए, उसके बाद ही कोई चीजें पोस्ट कीजिए। सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपको उससे इम्पैक्ट क्या होने वाला है, चाहे फोटो हो, कोई भी पोस्ट हो, कोई भी चीज हो, किसी पे आप कमेंट कर रहे हैं, किसी को लाइक कर रहे हैं, अगर आपसे कोई इम्पैक्ट हो रहा है तो फिर आप वो सोच करके ही उस चीज को लाइक करें या किसी चीज को शेयर करें। अगर आपको लग रहा है उस फोटो इंस्टाग्राम पे देने से आपका कोई हानि होने वाला है या कोई लाभ होने वाला है, उसके बाद ही उस चीज को शेयर कीजिए, चाहे इंस्टाग्राम हो, कोई भी चीज, कहीं भी सोशल मीडिया हो। सर चेतना बोल रही हूँ खामगांव सेंटर से। मुझे एक बात शेयर करनी थी, एक्चुअली पूछना था कि अभी 3-4 महीने पहले ना मुझे व्हाट्सएप पे हम स्टेटस रखते तब वहाँ पे लोकेशन भी रहता है, तो हम जब मतलब कहाँ पे रहते तो उसका लोकेशन शो करता है। तो बीच में मेरे साथ ऐसे हो रहा था कि मैं अगर लोकेशन सेट करूँ ना, तो मैं तो हूँ इंडिया में, लेकिन वहाँ पे शो हो रहा था अफगानिस्तान या फिर कभी पाकिस्तान वगैरह, वैसे मतलब लोकेशन आ जाता था। तो वो क्या हो सकता है, मतलब ऐसे क्यों? आपके मोबाइल में जो सेटिंग होता है, महाराष्ट्र में मैं मोबाइल में जो डेट एंड टाइम वाला सेटिंग है उसका कहाँ का है वो यही का है इंडिया। मोबाइल में जो डेट एंड टाइम सडनली लोकेशन वैसे हो गया था 2-3। हाँ अभी तो मतलब नॉर्मल है, वो बीच में ऐसे 3-4 महीने हो गए, पहले मुझे 1 वीक तक वैसे ही आ रहा था, सेटिंग्स कुछ चेंज नहीं की थी, कुछ भी नहीं। फिर भी आप लोकेशन ऑफ कर लीजिए, व्हाट्सएप पे भी तो लोकेशन ऑफ कर सकते हैं। हाँ जी सर, मैं ये बोल रही हूँ कि मतलब ऑन जब किया ना तो वो लोकेशन दिखा रहा है, तो ऐसे मतलब क्यों हो रहा होगा? हाँ, नहीं, हम तो इंडिया में है तो फिर आउट ऑफ इंडिया कैसे दिखा सकते हैं? पता नहीं, वही मैंने पूछा इसलिए कि मोबाइल में जो वही डेट बस एंड क्वेरी टाइम थी का, कि अगर कुछ पता होगा तो। मोबाइल में जो डेट एंड टाइम है उसका लोकेशन क्या है, वहां पे वो आपको देखना होगा। अगर वो सही था तो पता नहीं क्यों आ रहा था। वो तो यही का था कि अपडेट जो हमारा लेटेस्ट यहाँ रहता है वैसे ही था। अच्छा, ठीक है। या ओके सर, थैंक यू। थैंक यू चेतना। मेरे ख्याल में अब अगले सेशन में ही हम इसको शुरू करें, शुरू से तो ज्यादा अच्छा होगा। आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं।